नमस्कार दोस्तों, टारगेट एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 10वीं क्लास का पॉलिटी राजनीतिक विज्ञान का तीसरा चैप्टर। हमने पिछले दो दिनों में दो चैप्टर पहला और दूसरा कंप्लीट कर लिया है। अब आप प्ले लिस्ट में जाकर वो दोनों चैप्टर को देख सकते हैं। आज हम तीसरा चैप्टर अध्याय 3 जाति धर्म और लैंगिक मामले को देखेंगे। यह शॉर्ट नोट्स है टारगेट एजुकेशन सेंटर की तरफ से। आप इससे शॉर्ट रिवीजन करके अपना स्कोर एग्ज़ाम में बढ़ा सकते हैं। आइए हम देखिए जाति धर्म और लैंगिक मामले। परिचय। लिंग किसे कहते हैं? श्रम और श्रम का लैंगिक विभाजन। काम का वह विभाजन जिसके अंदर घरों के अंदर का सारा काम घर की औरतें करती है। नारीवादी आंदोलन, जिन आंदोलन द्वारा नारी के जीवन में व्यक्तिगत और व्यवहारिक जीवन में बराबरी की मांग उठाई गई, उन आर्द्र लोगों की नारीवाद आंदोलन कहते हैं। समाज में महिलाओं की भूमिका क्या है? यह प्रचलित विश्वास है या चलन है कि औरतों का काम केवल बच्चों की देखभाल करना और घर की देखभाल करना है। दूसरी भूमिका है उनके कार्यों को ज़्यादातर मूल्यवान नहीं माना जाता। आबादी में औरतों का हिस्सा आता है, परंतु राजनीतिक जीवन और सामाजिक में उनकी भूमिका न के बराबर ही है। नारीवादी आंदोलन की आवश्यकता औरतों की सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए, शिक्षा के लिए, मतदान और महिलाओं की राजनीतिक स्थिति और सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए इस आंदोलन में महिलाओं को राजनीतिक और वैधानिक दर्जा को ऊंचा उठाने और उनके लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करने की मांग की गई और मूलगामी बदलाव की मांग करने वाली महिलाएं आंदोलन ने औरतों को व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग उठाई गई इस आंदोलन के तहत। अब हम देखेंगे सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भूमिका का परिदृश्य बदल रहा है। आज सार्वजनिक जीवन के परिदृश्य और औरतों की भूमिकाएं काफ़ी बदल गई है। वे एक वैज्ञानिक, डॉक्टर, शिक्षक आदि के रूप में सार्वजनिक जीवन में भूमिका का निभाती है दिखाई देती है। दूसरा, राजनीतिक सार्वजनिक जीवन में औरतों की भागीदारी फिनलैंड और स्वीडन, नॉर्वे जैसे देशों में अधिक है। महिलाओं के साथ भेदभाव और अत्याचार होता है। महिलाओं में साक्षरता दर 54%, जबकि पुरुषों में 76%। इसी प्रकार अब भी स्कूल के पास कराने वाले लड़कियों की एक संख्या की ही उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा पाई है, क्योंकि माँ बाप लड़कियों की जगह लड़कों की शिक्षा पर ज़्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। पहुँचे पदों तक बहुत ही कम महिलाएं पहुँच पाई है। उच्च भुगतान अनुपात में औरतों की संख्या बहुत कम है। अभी महिलाएं संसदों की लोकसभा में संख्या 100% तक नहीं पहुँच और प्रांतीय विधानसभा में उनकी संख्या 50% से भी कम है। महिलाओं को ज़्यादातर कम पैसे के लिए नहीं मिलते। पुरुषों की अपेक्षा उनको मजदूरी कम मिलती है, भले ही दोनों ने समान कार्य किया हो। लड़की का जन्म परिवार में एक बोझ माना जाता है, क्योंकि उसे जन्म से लेकर मृत्यु तक परिवार के कुछ न कुछ देना ही पड़ता है। शिक्षा के क्षेत्र में महिलाएं लड़कियों से भेदभाव किया जाता है और यहाँ लड़कों को जीवन यापन करने के लिए कोई ना कोई काम सिखाया जाता है, वहीं लड़कियों को रसोई तक ही सीमित रखा जाता है। पितृ प्रधान समाज, हमारा समाज पुरुष प्रधान है। दिन प्रतिदिन महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, इसके बावजूद महिलाएं अभी पीछे हैं। इसलिए हमारे समाज की पितृ प्रधान समाज माना जाता है। निजी और सार्वजनिक विभाजन कैसे? श्रम के
लैंगिक विभाजन और अधिकतर महिलाएं अपने घरेलू काम के अतिरिक्त अपनी आमदनी के लिए कुछ ना कुछ काम करती है, लेकिन उनके काम को ज़्यादा मूल्यवान नहीं माना जाता। उन्हें दिन रात काम करके भी उनका श्रेय नहीं मिलता। मनुष्य जाति की आबादी में औरतों का हिस्सा आधा है, पर सार्वजनिक जीवन में, खासकर राजनीति में, उनकी भूमिका नगण्य है। विभिन्न देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान करने के लिए आंदोलन हुए। इन आंदोलन में नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि जीवन के विभिन्न पहलू में, जिसमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव होता है, निम्नलिखित है। समाज में महिलाओं का निम्न स्थान। भारतीय समाज में महिलाओं को सदा पुरुषों के दिन ही रखा जाता है। उनसे कभी भी स्वतंत्र रूप से रहने के अवसर नहीं मिलते हैं। बालिकाओं के प्रति अपेक्षा आज भी महिलाओं की उनके प्रकार से अवहेलना की जाती है। लड़के के जन्म पर आज भी समाज बड़े खुश होते हैं और अन्य जश्न मनाते हैं, परंतु उनकी लड़की के जन्म पर परिवार में चुपचाप हो जाते हैं। दूसरी लड़की का जन्म परिवार का एक बोझ माना जाता है, क्योंकि उसे जन्म से लेकर मिलते हैं और परिवार के कुछ न कुछ देना ही पड़ता है। तीसरे, शिक्षा के क्षेत्र में भी लड़कियों के भेदभाव किया जाता है। चौथा, जबकि लड़कों का जीवन यापन के लिए कोई ना कोई काम सिखाया जाता है, लड़कियों को रसोई तक ही सीमित रखा जाता है। आगे हम देखेंगे कि साक्षात्कार दर के आधार पर ऊंची तनख्वाह वाले और उच्च पद पर पहुंचने वाली महिलाओं की संख्या कम है। महिलाओं के घर के काम में मूल्यवान नहीं माना जाता। पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी, लड़की को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर देना, महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण और उन पर होने वाली हिंसा। हम देखेंगे अब सांप्रदायिकता क्या होती है। अपने धर्म को ऊंचा समझना और दूसरे धर्म को नीचा समझना, और अपने धर्म से प्यार करना और दूसरे धर्म से घृणा करना की प्रवृत्ति को सांप्रदायिकता कहते हैं। ऐसी भावना आपसे जंगलों का मुख्य कारण बन जाती है और इस प्रकार प्रजातंत्र के मार्ग पर एक बड़ी बाधा उपस्थित हो जाती है। देश का बंटवारा इसी भावना का परिणाम था, जो 1946 में हुआ। पाकिस्तान का जन्म। इस बुराइयों को निम्नलिखित विधियों द्वारा दूर किया जा सकता है, जैसे कि शिक्षा के पाठ्यक्रम में सभी धर्मों की अच्छा है बताया जाए और विद्यार्थी को सहिष्णुता और सभी धर्मों के प्रति आदर भाव सिखाया जाए। प्रचार द्वारा समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन जनता को धार्मिक सहिष्णुता की भावना की शिक्षा दी जानी चाहिए। आगे हम देखेंगे धर्म और संप्रदाय और राजनीति। लैंगिक विभाजन के विपरीत धार्मिक विभाजन अक्सर राजनीति के मैदान में अभिव्यक्त होता है। धार्मिक विभाजन को सांप्रदायिकवाद कहते हैं। संप्रदायवाद के कारण देश में झगड़े होते हैं और शांति भंग हो जाती है। ऐसे वातावरण में लोकतंत्र पनप नहीं सकता। समुदायवाद के कारण देश के अंदर घृणा, मतभेद और उत्पन्न होते हैं और देश की एकता समाप्त हो जाती है। इस प्रकार लोकतंत्र को खतरा पैदा हो जाता है। जब एक धर्म के विचारों को दूसरे धर्म श्रेष्ठ माने जाने लगता है और एक धर्म समूह अपनी मांग को दूसरे समूह के विपरीत में खड़ा करने लगता है। इस प्रक्रिया में जब राज्य अपनी सत्ता का इस्तेमाल किसी एक धर्म के पक्ष पर करने लगता है, तो वो स्थिति और विकट होने लगती है। राजनीति से धर्म और इस तरह जोड़ने ही सांप्रदायिक या संप्रदायवाद कहलाता है। लोकतंत्र की सफलता का आधार जनता में सहिष्णुता, साझेदारी, बंधुत्व, सभी के विचारों के प्रति सहिष्णुता, परंतु
संप्रदायवाद के कारण इन सभी के मार्गों में बाधा उत्पन्न हो जाती है। आगे हम देखेंगे संप्रदाय के रूप। एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानना, अलग राजनीतिक इकाई बनाने की इच्छा, धर्म के पवित्र प्रतीकों और धर्म गुरुओं की भावना अपीलों का प्रयोग, संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार करना। धर्मनिरपेक्ष शासन क्या होता है? भारत का संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता, किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आज़ादी देता है। धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को अवैधानिक घोषित किया गया है। शासन को धार्मिक मामलों में दखल देने का अधिकार, संविधान में किसी भी तरह का जातिगत भेदभाव का निषेध किया गया। जातिवाद, जाति प्रथा आज भी भारतीय समाज का अभिन्न अंग है। समय समय पर इसमें अनेक बदलाव आते हैं और अनेक सुधार को नहीं से सुधारने का प्रयत्न किया जाता है। भारतीय संविधान ने किसी भी प्रकार के जातिगत भेदभाव का निश्चित किया है और जाति व्यवस्था से पैदा होने वाली अनन्य को समाप्त करने का जोर दिया है। परंतु इतना सब कुछ होने पर भी समकालीन भारत की जाति प्रथा विधा नहीं हुई है। जाति व्यवस्था के कुछ पुराने पहलू आज भी विद्यमान है। अभी भी अधिकतर लोग अपनी जाति या कबीले नहीं विवाह करते हैं। सदियों से जिन जातियों की पढ़ाई लिखाई के क्षेत्रों में प्रभुत्व स्थापित था, वह आज भी और आधुनिक शिक्षा में उन्हीं का बोलबाला है। जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा जाता था, उनके सदस्य अभी तक स्वाभाविक रूप से पिछड़े हुए हैं। जिन लोगों का आर्थिक क्षेत्र प्रभुत्व स्थापित था, वे आज भी थोड़े बहुत अंतर के बाद मजबूत है। जाति और आर्थिक हैसियत में काफ़ी निकट का संबंध होता है। देश में संवैधानिक के बावजूद युवा छोटा प्रथा अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। राजनीति में जाति, हम देखेंगे राजनीति में जाति, चुनाव के क्षेत्र में मतदाताओं के जाति का हिस्सा ध्यान में रखना और समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाना। देश के किसी भी एक संप्रदाय चुनाव क्षेत्र किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है। कोई भी पार्टी किसी एक जाति संप्रदाय के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकती। अब आप देख रहे हैं कि इसके थ्योरी कंप्लीट होने के बावजूद हम यहीं के यहाँ पर ही क्वेश्चन भी कंप्लीट कर रहे हैं। तो आपसे एक ही निवेदन है कि आप इस अपने यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब और अपने रिश्तेदारों से भी आप सब्सक्राइब करवा सकते हैं। आगे हम देखेंगे प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न है, लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ है? लैंगिक विभाजन का अर्थ बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात, ये इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, नारीवाद का क्या अर्थ है? इसका आंसर है, नारीवाद का अर्थ पुरुष और महिलाओं का समान अधिकारों व अवसरों के विश्वास करने वाली महिला या पुरुष, नारीवादी का अर्थ। तीसरा है, सांप्रदायिक राजनीति का क्या अर्थ है? इसका आंसर है तीसरे का कि चुनावी राजनीति में कई राजनेता विभिन्न धार्मिक और समुदाय का सहारा लेते हैं। चुनाव जीतने के लिए इस सांप्रदायिक राजनीति कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन हम देखेंगे कि किन्हीं दो प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धार्मिक धर्म और निरपेक्ष बनाते हैं। इसका आंसर है कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, और दूसरा है किसी धर्म संप्रदाय में सभी नागरिकों को बराबर का अधिकार देता है। आगे हम देखेंगे पांचवा क्वेश्चन कि लैंगिक श्रम विभाजन का क्या अर्थ है? पांचवे का आंसर है कि काम के बंटवारे का ऐसा करेगा जिसमें घर के अंदर सारे
कार्य परिवार की ओर से करती है या अपनी देखरेख में नौकरों या नौकरानियों से कराती है। इसी को श्रम का लैंगिक विभाजन कहा जाता है। आगे हम देखेंगे छठा क्वेश्चन, विभिन्न तरह की सांप्रदायिक राजनीति का ब्यौरा दे और सबके साथ एक उदाहरण भी दे। अब उदाहरण भी हम देखें और ब्यौरा देंगे। विभिन्न तरह के सांप्रदायिक राजनीति का ब्यौरा इस प्रकार है। ब्यौरा देखेंगे। सांप्रदायिकता के प्रति, पहला, व्यक्ति अपने धर्म को औरों के धर्म से श्रेष्ठ मानने लगता है। उनके धर्म गुरुओं को अपने धर्मों का गुणगान करने अवसर देने लगता है। वह धर्म के पक्ष में पुल बांध देता है। दूसरा है, सांप्रदायिक विचारधारा सना इंस्प्रेट में रहती है। उनका धर्म, अपना धर्म किसी न किसी ढंग से अपना प्रभुत्व स्थापित कर ले। जो लोग बहुसंख्यक होते हैं उनकी यह प्रयत्न रहता है कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर बहुसंख्यक के बाद थोपे दे, जो सांप्रदायिक परंपराओं के सदा विरुद्ध होता है। ऐसे देश है श्रीलंका में ऐसा ही होता है। अब हम देखेंगे तीसरा, चुनावी राजनीति में कई राजनेता विभिन्न धार्मिक समुदाय की धार्मिक भावनाओं से खेलते हुए उन्हें उल्लू बनाने का प्रयत्न करते हैं और सीधे सीधे लोग उनके बहकाव में आ जाते हैं। कई बार सांप्रदायिक राजनीति सबसे गंदा रूप ले लेती है, जो वे धर्म और संप्रदाय के आधार पर लोगों में आपसी ढंग तक करवा देता है, जिनमें हजारों निर्देश लोग मारे जाते हैं। और कुछ ऐसे ही 1947 में देश के विभाजन के समय हुआ, जब हमारा हजारों लोग घटिया सांप्रदायिक राजनीति के शिकार हो गए। जैसा कि हमने पिछले कई चैप्टरों के अनुसार यह चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको यह PDF चाहिए तो आप इस चैनल के नीचे दिए गए लिंक पर जाकर टेलीग्राम पर यह PDF प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आपसे एक ही निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी सब्सक्राइब करवा लें। आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएंगे तो हम इसका कंटेंट और बेहतर तरीके से दे सकते हैं और आपकी आने वाली क्लासों और आप जिस क्लास में आगे जाएंगे उसकी भी तैयारी हम इसी YouTube चैनल पर करवाएंगे। तो आप अपने दोस्तों से जो इस चैनल से जुड़े हैं उनको, और जो आपकी क्लास में है उनको भी आप यह चैनल से सब्सक्राइब करवा सकते हैं। बस आपसे एक ही निवेदन है कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, जिससे कि आपके और भी कंटेंट अच्छे से लाया जा सके। आपको सभी क्लासें इसी चैनल पे आने वाले समय में मिलेगी। अगली क्लास जैसे कि 10th क्लास की इकोनॉमी, आर्थिक विकास की समझ, यह आपको कल से एक और स्टार्ट हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।